हाँ बेटा, इसके पहले के क्लास में कैपिटल बजटिंग में हमने फोर्थ जो मेथड है नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, इसके बारे में स्टडी किया था और ये देखा था कि नेट प्रेजेंट वैल्यू हमारा किस तरह से काम करता है। और उस वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों से ये भी कहा था कि जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम टोटल मेथड को रिवाइज करने के लिए क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद ये जो कैपिटल बजटिंग का चैप्टर है ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज एक क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें आप पेबैक पीरियड भी देखेंगे, अपना ROI मेथड भी देखेंगे, अपना PV मेथड भी देखेंगे। तो उसके लिए है ये क्वेश्चन, केसी लिमिटेड वाला है, क्वेश्चन नंबर 38। केसी लिमिटेड इज कंसीडरिंग द परचेस ऑफ ए मशीन, two machine details of which are given below are to be considered। इसमें P and J नाम से दो मशीन हैं और इनके लाइफ दिए गए हैं 3 years फॉर ईच मशीन। कैपिटल कॉस्ट दिए गए हैं 1 लाख रुपीज फॉर मशीन P एंड 1 लाख रुपीज फॉर मशीन J। एनुअल सेविंग दिए गए हैं आफ्टर टैक्स एंड बिफोर डेप्रिसिएशन, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर 80,000, 60,000 एंड 40,000 फॉर मशीन P एंड फॉर J लिखा हुआ है 20,000, 70,000, 1 लाख रुपीज। एस्टिमेटेड द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ टू मशीन यूजिंग नंबर फर्स्ट पेबैक पीरियड, नंबर सेकंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, नंबर थर्ड है डिस्काउंटेड कैश फ्लो, एज्यूमिंग डिस्काउंटेड रेट टू बी 10%। ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है बट इसमें तीनों मेथड की एक रिवाइज प्रैक्टिस हो जाएगी और देख भी लेंगे यहाँ पर कि क्या होता है करके। तो देखिए जो फर्स्ट मेथड है हमारा पेबैक पीरियड, इसके लिए मैंने बताया था कि यहाँ पर जो एनुअल कैश इनफ्लोज लिए जाते हैं वो आफ्टर टैक्स एंड बिफोर डेप्रिसिएशन के फॉर्म में होते हैं। अगर आपको जो एनुअल कैश इनफ्लोज दिए गए हैं आफ्टर टैक्स एंड बिफोर डेप्रिसिएशन के फॉर्म में नहीं दिए गए हैं तो उसको सबसे पहले उसका कन्वर्जन आपको करना पड़ता है आफ्टर टैक्स एंड बिफोर डेप्रिसिएशन के फॉर्म में और उसके बाद जाके आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपको जो एनुअल सेविंग दिए गए हैं ये डायरेक्टली बोल दिया है कि आफ्टर टैक्स एंड बिफोर डेप्रिसिएशन है। मतलब यह है कि आपको जो PVP का कैलकुलेशन करना है उसमें किसी प्रकार से आपको कोई एडजस्टमेंट नहीं करने हैं अपने एनुअल केस इनफ्लोज में। जिस फॉर्म में दिया गया है डायरेक्ट उसी फॉर्म में आप इसको सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो सबसे पहले PVP निकालते हैं और मशीन P ऑन करके लिखा हुआ है। तो P के लिए आपको यहाँ पर निकालना है PVP। अब यहाँ पर हो जाएगा ईयर, यहाँ हो जाएगा ACF में चाहे तो आप नीचे ब्रैकेट में मार्क कर सकते हैं आफ्टर टैक्स एंड बिफोर डेप्रिसिएशन एंड इसके बाद आप इसका CF निकालेंगे। तो ईयर में नंबर फर्स्ट में ACF दिया गया है इसमें 80,000, तो ये 80,000 रुपीज का एनुअल केस इनफ्लोज आफ्टर टैक्स एंड बिफोर डेप्रिसिएशन। नंबर सेकंड ईयर में एनुअल केस इनफ्लोज दिए गए हैं 60,000, तो ये हो जाएगा 60,000 एंड थर्ड ईयर में एनुअल केस इनफ्लोज दिए गए हैं इसमें 40,000, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 40,000। 80,000 का CF निकालेंगे तो ये 80,000 होगा। 80,000 में 60,000 ऐड करेंगे तो 1,40,000 होगा। 1,40,000 में 40,000 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1,80,000। अब देखिए इनिशियल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ये दिया गया है 1 लाख रुपीज, ठीक है। अब देखिए 80,000 रुपीज आपको फर्स्ट ईयर में रिकवर हो गया तो इसको आप माइनस करेंगे, माइनस 80,000। अब बचा कितना बैलेंस ACF बचा
20,000 इसको सेकंड ईयर से आप लेंगे, है ना। तो 60,000 रुपीज जो एनुअल कैश इनफ्लोज है ये आपका 12 मंथ में रिकवर होता है। तो देन आपको 20,000 रिकवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो ये बराबर आ जाएगा 4 मंथ, है ना। ये क्रॉस हो जाएगा 1 2 3 4 और 2 1 जा 2 2 3 जा 6 3 1 जा 3 3 4 जा 12। तो ये 4 मंथ आ गया। तो देखिए 80,000 रुपीज से रिकवर होने में आपको लगा 1 ईयर, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 ईयर एंड 4 मंथ, ये इसका आंसर हो गया। मशीन पी के लिए पेबैक पीरियड आया 1 ईयर एंड 4 मंथ। अब इसी प्रकार से मशीन जे के लिए निकालेंगे। तो मशीन जे के लिए इनिशियल कॉस्ट 1 लाख रुपीज ही है। एनुअल कैश इनफ्लोज आफ्टर टैक्स एंड बिफोर डेप्रिसिएशन दिया गया है। ये हो गया ईयर एनुअल कैश इनफ्लोज और ये इसका हो गया सीएफ। ये फर्स्ट में एनुअल कैश इनफ्लोज दिए गए हैं इसमें 20,000। ईयर सेकंड में दिए गए हैं एनुअल कैश इनफ्लोज 70,000 एंड थर्ड ईयर में एनुअल कैश इनफ्लोज दिए गए हैं 1 लाख रुपीज। अब इसका सीएफ कैलकुलेट करेंगे। तो 20,000 का सीएफ फर्स्ट ईयर में 20,000 होगा, 20 में 78 करेंगे तो ये होगा 90,000। 90,000 में 1 लाख ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1,90,000, ठीक है। अब इसका इनिशियल कॉस्ट देखेंगे। इनिशियल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ये भी है 1 लाख रुपीज माइनस एनुअल कैश इनफ्लोज। तो 90,000 रुपीज को माइनस कर लेंगे, ठीक है। पीवीपी फॉर मशीन जे तो कंप्लीट इसका आ गया 2 ईयर एंड अब मंथ में कैलकुलेट करना है। तो 1 लाख में से आपका 90,000 का रिकवर हो गया 2 ईयर में, तो बच गया रिमेनिंग एनुअल कैश इनफ्लोज 10,000 रुपीज। तो 10,000 रुपीज आप 1 लाख रुपीज जो थर्ड ईयर में एनुअल कैश इनफ्लोज हो रहे हैं इसके प्रोपोर्शन में लेंगे। तो 1 लाख रुपीज एनुअल कैश इनफ्लोज का रिकवर होता है 12 मंथ में। तो 10,000 का रिकवर कितने पीरियड में होगा ये कैलकुलेट करेंगे। तो 12 बाई 1 लाख इंटू 10,000 करेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4। तो 12 बाई 10 हो गया, 2 5 जा 10 2 6 जा। अब इसको 6 बाई 5 आया तो 6 में 5 को डिवाइड कर लेंगे। 1.2 मंथ, 2 ईयर 1.2 मंथ, ये इसका आंसर हो गया। अब कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। तो कंपैरेटिव स्टडी में हमको दिखाई देता है कि मशीन पी में 1 ईयर एंड 4 मंथ आया एंड मशीन जे के कंडीशन में आपका पीवीपी आया 2 ईयर एंड 1.2 मंथ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पी मशीन को सेलेक्ट कर लेंगे और जे को रिजेक्ट कर देंगे, है ना। मशीन पी शुड बी एक्सेप्टेड, ये अपना आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पहले पीरियड आया है पी मशीन का 1 ईयर एंड 4 मंथ है, जो कि 2 ईयर एंड 1.2 मंथ से बिलो है। तो हम अपना जो मशीन पी है इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब सेकंड है इसमें ROI। तो ROI के कैलकुलेशन के लिए हमको जो एनुअल कैश इनफ्लोज लेना होता है वो आफ्टर टैक्स एंड आफ्टर डेप्रिसिएशन होता है। अगर बिफोर डेप्रिसिएशन होता है तो आपको उसको माइनस करना होता है।
फार्मूले में इसका जो फार्मूला होता है वो होता है एवरेज एनुअल केस इनफ्लोज माइनस एनुअल डेप्रिसिएशन अपॉन इनिशियल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये होता है ROI का फार्मूला। क्या होता है? एवरेज इन्वेस्टमेंट माइनस एनुअल डेप्रिसिएशन अपॉन इनिशियल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, है ना? और परसेंटेज में निकालना होता है तो ये हो जाता है 100। ठीक है। और जब ARR निकालते हैं तो फार्मूला होता है आपका एवरेज इन्वेस्टमेंट माइनस AD अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट। नो, एवरेज एनुअल कैश इनफ्लोज माइनस AD अपॉन इनिशियल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। और जब ARR निकालते हैं तो एवरेज एनुअल कैश इनफ्लोज माइनस AD अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट होता है इनटू 100, है ना? एवरेज एनुअल कैश इनफ्लोज माइनस AD अपॉन इनिशियल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालते हैं तब, एंड जब एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकालते हैं उस समय एवरेज एनुअल कैश इनफ्लोज माइनस AD अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट होता है। तो एवरेज इन्वेस्टमेंट में क्या करते हैं? जो इनिशियल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है प्लस स्क्रैप वैल्यू अपॉन 2 किया जाता है और इससे आपका एवरेज इन्वेस्टमेंट निकल जाता है। तो इस क्वेश्चन में आपको ROI निकालना है। तो ROI निकालने के लिए ये फार्मूला है। अब मशीन X एंड Y के लिए, मशीन P एंड J के लिए आपको निकालना है ROI। तो फॉर मशीन P, तो इसमें सबसे पहले हमको एवरेज एनुअल कैश इनफ्लोज निकालना होगा। तो तीनों ईयर का जो एनुअल कैश इनफ्लोज दिया गया है 80,000, 60,000 एंड 40,000, तो ये टोटल करेंगे तो होता है 1,80,000 एंड 1,80,000 में 3 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज एनुअल कैश इनफ्लोज हो जाएगा 60,000 माइनस AD। अब AD कैलकुलेट करना है तो इनिशियल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है इसका 1 लाख रुपीज, स्क्रैप वैल्यू नहीं दिया गया है अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ इसका 3। तो 1 लाख में 3 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 33,333 डिवाइडेड बाय इनिशियल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू 100। ये हो गया मशीन P के लिए। अब मशीन J के लिए निकालेंगे। J के लिए, तो J के लिए जो एनुअल कैश इनफ्लोज है 1,70,000 एंड 20,000। तो 1,70,000 प्लस 20,000 इक्वल टू होता है 1,90,000। 1,90,000 में 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 63,333 63,333 माइनस AD हो जाएगा 33,333 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100। अब दोनों को सॉल्व कर लेंगे, जिसका परसेंटेज बड़ा आएगा उसको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 60,000 से माइनस करके देखें इसको। 60,000 माइनस 33,333 7 4 4 4 है ना
24,447 ये हो जाएगा 24,447 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100, तो ये आ जाएगा 24.4%। इसका पी का आ गया ROI। अब ऐसे इसका निकालेंगे तो इसमें से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0 और 6 में से 3 माइनस होने पर हो जाएगा 3, तो बचेगा ये 30,000 इंटू 100 अपॉन 1 लाख, तो ये हो जाएगा 30%। अब दोनों में देखिए मशीन पी एंड जे के कंडीशन पे जो ROI आया है मशीन जे का ज़्यादा आया है, तो हम यहाँ पर मशीन जे को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और पी को रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में इनके रिटर्न के परसेंटेज एक्सेस आए हैं कंपैरिजन टू मशीन पी। ठीक है, तो ये हुआ हमारा सेकंड मेथड। अब नंबर थर्ड मेथड में हम पहुँच गए हैं, जो कि है आपका डिस्काउंटेड मेथड। डिस्काउंटेड मेथड में हमारे पास पीवी वैल्यू रहती है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर रहते हैं, और उनको यूज करते हुए जो एनुअल केस इनफ्लोज होते हैं हमारे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ईयर में, उनका प्रेजेंट वैल्यू हमको कैलकुलेट करना होता है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि हमारे इनिशियल कास्ट से कौन से प्रोजेक्ट हमारे पॉजिटिव आ रहे हैं और कौन सा प्रोजेक्ट निगेटिव आ रहा है। जो प्रोजेक्ट पॉजिटिव शो करता है उसको हम चूज करते हैं, या दोनों पॉजिटिव आते हैं तो दोनों के पॉजिटिव होने के कंडीशन पे जिस प्रपोजल का जो पीवी रहता है वो बड़ा होता है तो उसको सेलेक्ट किया जाता है ना। तो ये है हमारा प्रेजेंट वैल्यू मेथड। प्रेजेंट वैल्यू मेथड, प्रेजेंट वैल्यू मेथड में ईयर दिए गए हैं, एनुअल केस इनफ्लोज दिए गए हैं। देखिए जो एनुअल केस इनफ्लोज होते हैं प्रेजेंट वैल्यू मेथड में वो वही यूज किए जाते हैं जो हम अपने पे बैक पीरियड मेथड में यूज करते हैं। तो ईयर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड प्रेजेंट वैल्यू मेथड में आप फॉर मशीन पी के लिए निकालेंगे, तो यहाँ पर एनुअल केस इनफ्लोज दिए गए हैं 80,000, 60,000 एंड 40,000। 80,000, 60,000 एंड 40,000 एनुअल केस इनफ्लोज। अब इसमें PVF इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये है आपका 0.909, 0.826, 0.751। ये इसका PVF है 10% रेट पर। अब इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 80,000 इंटू 0.909, तो 80,000 इंटू 0.909, 60,000 इंटू 0.826 एंड 40,000 इंटू 0.751 करने से आपको जो वैल्यू मिलती है उसको यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, और लिखने के बाद माइनस इनिशियल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट करेंगे। इनिशियल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपये से माइनस करेंगे और देखेंगे कि जो पीवी वैल्यू आई है वो 1 लाख रुपये से एक्सेस है कि बिलो, है ना। अगर पॉजिटिव में आएगा तो पॉजिटिव में आएगा तो ये आंसर आपका एक्सेप्टेबल हो जाएगा। आप मशीन जे के लिए निकालेंगे इसी तरह से सेम, वहां पर उनके एनुअल केस इनफ्लोज को आप नोट कर लेंगे, जो भी है आपका 20,000, 70,000 एंड 1 लाख। इनमें आप
यही वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी पीबी की उसको नोट कर लेंगे। यहाँ भी इनिशियल कास्ट आपका 1 लाख है। अब दोनों में देख लेंगे कि किसका वैल्यू आपका बड़ा आता है या छोटा आता है। पॉजिटिव में अगर दोनों के वैल्यू पॉजिटिव में आते हैं तो जिसका पॉजिटिव वैल्यू बड़ा होगा उसको सेलेक्ट कर लेंगे, और निगेटिव और पॉजिटिव आएंगे तो जिसका पॉजिटिव आएगा उसको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो ये हमारा कैलकुलेशन का पैटर्न होगा। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं तो आपको वर्किंग नोट भी लिखना पड़ता है, वर्किंग नोट में शो करना पड़ता है कि यहाँ पर किस तरह से आपने स्टेप लिया हुआ है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, है ना। जैसे आप एनुअल केसिंग क्लोज के बारे में कमेंट लिख सकते हैं पीवीपी में कि जब हम पेबैक पीरियड मेथड का यूज करते हैं तो पेबैक पीरियड मेथड में हमारा जो एनुअल केसिंग क्लोज होता है वो आफ्टर टैक्स एंड बिफोर डेप्रिसिएशन का होता है। और यहाँ पर क्वेश्चन में हमको जो एनुअल केसिंग क्लोज दिए गए हैं आफ्टर टैक्स एंड बिफोर डेप्रिसिएशन के फॉर्म में दिए गए हैं, तो इसलिए हम इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। क्वेश्चन में सीधे हम दिए गए जो हमारे एनुअल केसिंग क्लोज है इससे हम अपना पेबैक पीरियड कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो जब भी मेथड में आप पहुंच रहे हैं उसमें आपको कोई बात ऐसी लगती है कि उसको वर्किंग नोट में शो करना चाहिए तो उसको कंपलसरी आप शो करें, उससे आपकी मार्किंग और अच्छी हो जाती है। लास्ट में आंसर भी हमको लिखना चाहिए। आंसर लिखने के बाद उस पेज को क्लोज कर देना चाहिए। उसके बाद नए पेज से हमको अपना जो आंसर है उसको स्टार्ट करना चाहिए। यहाँ खत्म होगा, इसके बाद फिर आप यही चालू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, तो ये ठीक नहीं होता, फ्लो में चेक नहीं हो पाता और क्वेश्चन में मार्किंग आपकी नहीं हो पाती। तो हमेशा नया जो क्वेश्चन रहता है उसको नए पेज से ही स्टार्ट करनी चाहिए। भले ही आप एक बार में 3 लाइन लिखिए उसके बाद पूरा पेज आपको बच गया है तब भी आप छोड़ दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन नए पेज से ही हमेशा नया क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करें। तो इन बातों को ध्यान रखकर आप अपना जब आंसर सबमिट करेंगे एग्जामिनेशन हॉल में तो आंसर आपको कंपैरिजन टू अदर स्टूडेंट अच्छे ही मार्क्स दिलाएगा। तो आज हमारा ये कैपिटल बस्टिंग का चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे अपना लीवरेज पढ़ेंगे जो हमारा अगला टॉपिक होगा। ठीक है, तब तक आप अपने कैपिटल बस्टिंग में और भी जितने भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहें तो उसको करके रेडी करें। ठीक।